हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। और ये पुस्तक बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और ये पूरे एनसीईआरटी का जो है शॉर्ट नोट्स है दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएं दोस्तों। वहाँ इसके पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है अध्याय 6, पदार्थ के यांत्रिक गुण। और इसके स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों, किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण और एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 10 तरलों के यांत्रिक गुण, इन दोनों चैप्टर से लेकर जो है दोस्तों पदार्थ के यांत्रिक गुण बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोसों में अंतराण्विक बल प्रबलतम होते हैं, इसलिए इनके आकार व आकृति को सरलता से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अतः ठोस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने के लिए वस्तु के बाह्य बल लगाया जाता है। इनमें प्रत्यास्थ का गुण पाया जाता है। यानी ठोस में कैसा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थ का गुण पाया जाता है। और इसके आकार में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल का प्रयोग करना पड़ता है। द्रव तथा गैस को संयुक्त रूप से तरल कहते हैं। यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी तली एवं दीवारों पर दाब लगाते हैं। यद्यपि द्रव तथा गैस दोनों ही तरल पदार्थ हैं, परंतु द्रव की असंपीड्यता तथा गैस की संपीड्यता के कारण इसमें भेद किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्यास्थता क्या होती है? किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहलाता है। तथा ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के लिए स्प्रिंग, रबर की डोरी, ये सारे क्या हैं दोस्तों? प्रत्यास्थ। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल के कारण उत्पन्न हुई विकृति की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहता है, पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लास्टिकता। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था की ओर लौटने का प्रयत्न नहीं करती है, अर्थात पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है, प्लास्टिक कहलाती है। उदाहरण के लिए मोम, गीली मिट्टी, शीशा। वस्तु के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं, यानी प्लास्टिसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विरूपक बल। किसी वस्तु या पिंड पर लगाया गया वह बल जो वस्तु के आकार तथा आकृति आदि में परिवर्तन कर देता है, अर्थात विरूपित कर देता है, विरूपक बल कहलाता है। यानी वस्तु के आकार और आकृति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। आगे देखते हैं, प्रतिबल। किसी पिंड पर एक बल लगाया जाता है जो उसमें विरूपण हो जाता है, जो पिंड के द्रव की प्रकृति तथा विरूपक बल के मान पर निर्भर करता है। इसके कारण पिंड में एक प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल या प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अभिलंब प्रतिबल। जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के लंबवत हो तब वस्तु का कार्यरत बल अभिलंब बल कहलाता है। यानी पृष्ठ के अगर लंबवत बल लगता है तो इसे अभिलंब बल कहते हैं। अपरूपण अथवा स्पर्श रेखीय बल। जब विरूपक बल वस्तु की सतह के समांतर या स्पर्श रेखीय हो तथा वह वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा हो, तब वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। आगे देखते हैं, विकृति। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित होता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है।
तब वस्तु को विकृत वस्तु कहा जाता है। वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं, यानी स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन क्या है दोस्तों कि जब वस्तु विरूपक बल आरोपित होता है तो उसके आकार अथवा रूप दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु की विकृत वस्तु कहा जाता है। और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। विकृति बराबर क्या होता है? विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। यह एक विमाहीन राशि है, यानी विकृति का एसआई मात्रा कुछ भी नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? तो विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। आगे देखते हैं, विरूपक बल लगाने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा वस्तु के प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाता है। यानी आयतन विकृति क्या है? तो आयतन में परिवर्तन तथा वस्तु के प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाता है। यदि विरूपक बल किसी वस्तु के आयतन को परिवर्तित किए बिना केवल उसके आकार में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, हुक का नियम। तो हुक जी ने क्या कहा था, देखते हैं। कम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कम विरूपण होगा तो उस स्थिति में प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यही हुक का नियम कहलाता है। यानी प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी प्रतिबल बराबर k गुना विकृति होता है, जहाँ k अनुक्रमानुपातिकता स्थिरांक है और इसे प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक में क्या हो रहा है दोस्तों कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत अनुदैर्ध्य विकृति, यानी प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे जो है फॉर्मूला के रूप में FL बटे A L के रूप में दिया गया है, जहां L प्रारंभिक लंबाई है और जो त्रिभुज L है वो लंबाई में परिवर्तन है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और F जो है विरूपक बल है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, धातुओं के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि धातुओं के लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो अधिक होता है, इसलिए इन पदार्थ में लंबाई में थोड़ा सा अंतर उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। इसी कारण से अधिक काम ली जाने वाली मशीनों और संरचना डिजाइनों में इस्पात को अधिक वरीयता दी जाती है। लकड़ी, अस्थि, कंक्रीट तथा कांच के यंग गुणांक कम होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति कहते हैं। V यानी प्रारंभिक आयतन है और आयतन में परिवर्तन होता है, V का मतलब। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड़ितता कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं और इसका मात्रक प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है, यानी कंप्रेसिबिलिटी किसकी सबसे अधिक होती है? तो गैसों की अधिक होती है। आगे देखते हैं, दृढ़ता गुणांक।
कम विरूपण के लिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक n बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति होती है। यानी दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होता है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत बार पूछा जा चुका है, पाइसन अनुपात क्या होता है? जब किसी तार पर बाह्य बल लगाया जाता है तो तार की लंबाई में परिवर्तन के साथ साथ इसकी त्रिज्या में भी परिवर्तन होता है। त्रिज्या में परिवर्तन तथा प्रारंभिक त्रिज्या के अनुपात को ही पार्श्विक विकृति कहते हैं। तो पार्श्विक विकृति क्या होता है कि जब किसी तार की लंबाई में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी त्रिज्या में भी परिवर्तन होता है। तो प्रारंभिक त्रिज्या में परिवर्तन तथा प्रारंभिक त्रिज्या के अनुपात को ही पार्श्विक विकृति कहते हैं, यानी लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात वस्तु के पदार्थ का पाइसन अनुपात कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पाइसन अनुपात क्या होता है? तो पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पाइसन अनुपात कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रणोद तथा दाब। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद क्या यानी थ्रस्ट क्या है? तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी प्रणोद का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद का मात्रक बल के समान होता है, अर्थात प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। प्रणोद के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। और बल ही एक पर प्रणोद क्या है? एक तरीके का बल ही है। आगे देखते हैं दोस्तों, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, जहां प्रणोद बटे क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई को पास्कल कहते हैं। यानी दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ऐसे जो है साधारण तौर पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब के सूत्र द्वारा यह स्पष्ट होता है कि समान बल क्षेत्रफल के अनुसार भिन्न भिन्न दाब उत्पन्न कर सकता है। एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है व अधिक क्षेत्रफल पर लगने पर कम दाब उत्पन्न करता है। इसके कारण कीलों के सिरे नोकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ाई होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, घनत्व। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या है? तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान m तथा पदार्थ के आयतन v के अनुपात को ही घनत्व कहते हैं। यानी द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वो घनत्व कहलाता है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत पदार्थ का घनत्व नियत रहता है, अतः घनत्व पदार्थ का वह अभिलक्षणीय गुण है इसके द्वारा शुद्धता का मापन किया जाता है। यानी घनत्व के द्वारा शुद्धता का भी मापन किया जाता है। यह भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि वस्तु का घनत्व जल से कम हो तो वस्तु जल में तैरेगी। यदि वस्तु का घनत्व जल से अधिक होता है तो वस्तु जल में डूब जाती है। ताप बढ़ाने पर वस्तु का घनत्व कम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये कि ताप बढ़ाने पर जो है वस्तु का घनत्व क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। जबकि वस्तु का घनत्व अगर जल से कम हो तो वस्तु तैरेगी। यदि वस्तु का घनत्व जल से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। नोट, वह वस्तु जिसका घनत्व जल के घनत्व के बराबर होता है तो जल में तैरते समय इस प्रकार जलमग्न हो जाती है कि उसका कुछ भाग जल के ऊपर इस सतह पर नहीं दिखाई देता है। यानी कुछ भाग नीचे रहेगा और कुछ भाग ऊपर रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व।
किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। दूसरे शब्दों में देखते हैं, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन गुना जल का आयतन बटे जल का द्रव्यमान। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आपेक्षिक घनत्व दो समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए कोई मात्रक नहीं होता है। यानी आपेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। तरलों में दाब, सभी द्रव या गैस तरल है। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, इसी प्रकार तरल में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रव में दाब, द्रवों के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों तथा तलों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। यानी द्रव का दाब क्या है, तो द्रवों के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों तथा तलों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। प्रेशर इन लिक्विड कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव के सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दाब बराबर यानी P बराबर h dg होता है, जहाँ h गहराई हो गई, d जो है द्रव का घनत्व और g गुरुत्वीय त्वरण हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रवों में दाब के नियम। द्रवों में दाब के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान रहता है। किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समान गहराई के लिए द्रव का घनत्व अधिक होने पर द्रव दाब अधिक होगा। यानी समान गहराई के लिए द्रव का घनत्व अधिक होने पर द्रव दाब अधिक होता है। द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रव दाब पात्र के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, अतः पात्र की आकृति व आधार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का द्रव दाब पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव का यह गुण द्रव स्थितिक विरोधोक्ति कहलाता है, यानी हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तरल दाब के उदाहरण। बांध की दीवारों नीचे से चौड़ी एवं ऊपर से पतली बनाई जाती है। क्योंकि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब उस बिंदु के द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई पर निर्भर करता है और इस आधार पर बांध की तली पर जल का दाब बहुत अधिक लगता है, तो उस दाब को सहन करने के लिए बांध की दीवार आधार से बहुत अधिक चौड़ी बनाई जाती है। गहराई कम होने के साथ साथ दाब का मान घटता जाता है, इसलिए दीवार की चौड़ाई भी कम होती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गोताखोर धातु की कवच पहनकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। अधिक गहराई पर जाने के लिए गोताखोर धातु की कवच पहन कर जाते हैं। इसका कारण यह है कि कवच को पहन लेने से जल स्तंभ का दाब धातु के कवच पर पड़ता है तथा कवच के भीतर दाब लगभग वायुमंडल के दाब के बराबर ही बना रहता है। इस प्रकार कवच पहनने पर गोताखोर के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग को देखते हैं। बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं, जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती है, जिसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा प्रदत्त दाब बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और दाब घट जाता है। सुइयां, ऑलपिन आदि आगे से
तीखी बनाई जाती है, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। कर्तक मशीन यानी कटिंग मशीन आगे से नोकीली बनाई जाती है, जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण दाब कम लगाने पर भी अधिक दाब लगता है। व्यक्ति के खड़े होने के बजाय चलने से धरातल पर अधिक दाब लगता है, क्योंकि व्यक्ति के खड़े रहने पर पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल अधिक होता है, जबकि चलने की स्थिति में पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल कम होता है। किसी व्यक्ति द्वारा गद्दे पर खड़े होने पर गद्दा अधिक दबता है अपेक्षाकृत जब वह व्यक्ति गद्दे पर लेटता है, क्योंकि लेटने की अवस्था में क्षेत्रफल अधिक होता है अतः दाब कम लगता है। ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं, जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है तथा यह दलदली भूमि में फंसता नहीं है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के सघन आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर परमाणिक वायुमंडलीय दाब लगभग 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी वायुमंडलीय दाब कितना होता है परमाणिक रूप से 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए विभिन्न मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। एसआई मात्रक में वायुमंडलीय दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब एक बार बराबर 1 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल भी कह सकते हैं या बार भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, टॉर्सेली के नाम पर वायुमंडलीय दाब का एक अन्य मात्रक जिसे टॉर कहते हैं। 1 टॉर बराबर होता है 1 मिमी पारे के स्तंभ की ऊंचाई का दाब यानी 133.32 पास्कल होता है। यानी 1 टॉर बराबर कितना होता है तो 133.32 पास्कल होता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां कम होता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पैन से स्याही रिस जाती है तथा अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलने लगता है। जब वर्षा या आंधी आने वाली होती है तो वायुमंडलीय दाब तुरंत घट जाता है तथा मौसम साफ एवं स्वच्छ होने पर दाब अधिक होता है। जब वायु का बुलबुला झील के तली से ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है तथा पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई के अतिरिक्त वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित अन्य कारक प्रभाव डालते हैं। पहला है दोस्तों ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप बढ़ने से वायु का घनत्व घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ताप के बढ़ने से क्या होता है वायु का घनत्व घटता है, फलस्वरूप वायुमंडलीय दाब घटता है। इसके विपरीत ताप घटने से वायु का घनत्व बढ़ता है, यानी ताप घटेगा तो वायु का घनत्व बढ़ेगा और वायु का घनत्व अगर घटेगा तो ताप का मान बढ़ा हुआ होगा। आगे देखते हैं दोस्तों जिसे वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। जल वाष्प का प्रभाव। आगे देखते हैं जल वाष्प का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर। वायु में जल वाष्प उपस्थित होने पर उसका घनत्व घटता है अतः वायुमंडलीय दाब घटता है। यानी जल वाष्प अगर वायुमंडल में उपस्थित होगा तो उस स्थिति में घनत्व क्या होगा घटेगा और वायुमंडलीय दाब भी घटेगा। वायु दाब मापी देखते हैं दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापी से मापा जाता है। टोरिसेली के प्रयोग के आधार पर फोर्टेन ने इस यंत्र को बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों कि बैरोमीटर का निर्माण किसने किया था, फोर्टेन ने किया था। और ये क्या काम करता है तो वायुमंडलीय दाब को नापता है। इसे फोर्टेन को बैरोमीटर कहते हैं, इसे फोर्टेन का बैरोमीटर कहते हैं। यह किसी भी समय वायुमंडलीय दाब को ठीक ठीक जानकारी देता है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है।
बैरोमीटर का पाठ्यांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होगी, जबकि इसका पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका दिन साफ रहने की संभावना होती है। हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जो बाह्य दाब को संतुलित कर देता है और हमें बाह्य दाब महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं पास्कल का नियम। यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो विराम स्थिति में तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस आदि पास्कल के नियम पर आधारित युक्तियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर निर्भर करता है, तो पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी और हाइड्रोलिक प्रेस भी। आगे देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। यह पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो गाड़ी के सभी पहियों में एक साथ एक समान मंदन उत्पन्न करती है। इसमें एक मास्टर बेलन होता है जिसमें ब्रेक तेल भरा रहता है तथा वायुरोधी यानी एयर टाइट पिस्टन लगा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। यह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो भारी उपकरणों को ऊपर उठाने में प्रयुक्त होती है। इसमें एक अल्प आकार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर अल्प बल आरोपित करने पर दाब के संचरण के कारण प्रबल बल बड़े आकार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर उत्पन्न हो जाता है, जो कि भारी उपकरणों को ऊपर उठाए रखता है। उत्प्लावकता देखते हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और इस बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं या उत्क्षेप बल कहते हैं। द्रव की इस प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावन बल के कारण ही द्रव में भारी वस्तु हल्की प्रतीत होती है। जैसे किसी वस्तु का द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाले बल उत्प्लावन बल के मान बढ़ता है। उदाहरण के लिए जल की सतह पर उपस्थित कॉर्क के टुकड़े पर जब बल लगाया जाता है तो कॉर्क का टुकड़ा शीघ्रता से सतह पर आ जाता है। यह कॉर्क उत्प्लावन बल के कारण ऊपर आ जाता है। उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक। तरल का घनत्व। पहला है तरल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। उच्च घनत्व वाला द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। यानी उत्प्लावन बल में क्या है कि उच्च घनत्व वाला जो है वो द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। समुद्र के जल में तैरना साधारण जल में तैरने की तुलना में सरल होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व उच्च होता है जिसके कारण उत्प्लावन बल भी अधिक होता है, जबकि स्वच्छ जल का घनत्व कम होता है जिसके कारण उत्प्लावन बल कम लगता है। अतः उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल का मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल वस्तु के जल में डूबे हुए आयतन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों जब भिन्न भारों तथा भिन्न पदार्थों की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबोया जाता है तो गेंदों पर समान उत्प्लावन बल कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आगे देखते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग को देखते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइनों में आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध मापी यानी लैक्टोमीटर में जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए भी आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों पानी की सतह पर वस्तुओं का तैरना या डूबना।
वस्तु का डूबना या तैरना उत्प्लावन बल तथा वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाले बल अर्थात वस्तु के भार पर निर्भर करता है। वस्तु के तैरने या डूबने की निम्न 3 स्थितियां संभव है। पहला है दोस्तों, यदि वस्तु पर कार्यरत यानी उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। इस स्थिति में वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। यानी वस्तु का घनत्व यदि द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु के भार के तुल्य हो यानी बराबर हो तो वस्तु द्रव में तैरती है। इस स्थिति में वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होता है। यानी वस्तु का घनत्व यदि द्रव के घनत्व के बराबर होगा तो उस स्थिति में वस्तु द्रव में तैरती है। यदि वस्तु पर कार्यरत यानी उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक तो वस्तु द्रव में ऊपर की ओर आकर तैरने लगती है। इस स्थिति में वस्तु घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। यानी वस्तु का घनत्व यदि द्रव के घनत्व से कम होगा तो उस स्थिति में वस्तु द्रव के ऊपर आकर तैरने लगती है। आगे देखते हैं, तैरने के नियम पर आधारित कुछ उदाहरण। लोहे से बना जहाज समुद्र में तैरता है परंतु लोहे का ठोस टुकड़ा यानी कील डूब जाता है। क्यों? तो लोहे की कील की बनावट इस प्रकार की होती है कि उसका भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, इसी कारण वह जल में डूब जाती है। इसके विपरीत लोहे का जहाज तैरता रहता है। इसका कारण यह है कि जहाज का ढांचा अवतल होता है तथा अंदर से खोखला बनाया जाता है। जैसे ही जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा यानी उसकी बनावट के कारण इतना जल हटा दिया जाता है कि हटाए गए जल का भार जहाज उसके समस्त सामान सहित के कुल भार के बराबर हो जाता है। इसी कारण जहाज जल में तैरता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमशैल अथवा हिमखंड यानी बर्फ जल पर तैरता है। क्यों? तो हिमखंड का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिससे में हिमखंड के आयतन के बराबर जल का उत्क्षेप बल हिमखंड के भार से अधिक हो जाता है। हिमखंड जल पर तैरता रहता है। तैरते समय हिमखंड केवल उतना आयतन ही जल में डूबता है जितने आयतन के द्वारा हटाए गए जल का भार हिमखंड के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक आसान होता है। क्यों? नदी के जल का घनत्व यानी समुद्र नमक घुला होने के कारण के जल के घनत्व से कम होता है। इसलिए मनुष्य को समुद्र में तैरने के लिए जल का कम आयतन हटाना पड़ता है, अर्थात शरीर का कम हिस्सा जल में डूबेगा। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक पेटी। यह रबड़ की बनी बहुत बड़ी खोखली ट्यूब होती है जिसमें वायु भरी जा सकती है। वायु भरने पर इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। जब इसको पहनकर कोई मनुष्य जल में कूदता है तो मनुष्य सहित इसका भार इसके द्वारा हटाए गए जल के भार से कम ही रहता है, अतः मनुष्य जल में नहीं डूबता है। नेक्स्ट है, द्रवों का प्रवाह। द्रव के कणों के प्रवाह के आधार पर द्रवों का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ लिक्विड्स निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धारा रेखीय प्रवाह। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग अर्थात अपरिवर्तित प्रवाह का अनुसरण करता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है तथा यह मार्ग धारा रेखीय कहलाता है। धारा रेखीय प्रवाह के अधिकतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। यानी धारा रेखीय प्रवाह के अधिकतम वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के निम्नलिखित गुण हैं। धारा रेखीय प्रवाह में किसी दिए गए बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा और परिमाण समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। 2 धारा रेखीय परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कण के वेग के 2 मान होंगे जो कि असंभव है। धारा रेखीय के किसी एक बिंदु पर द्रव का वेग नियत रहता है जबकि इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर द्रव का वेग भिन्न भिन्न होता है। धारा रेखीय प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों की धारा रेखीय प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है, घनत्व पर नहीं। यदि द्रव के अंदर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वेगों के परिमाण भिन्न भिन्न हो किंतु उनकी दिशाएं समांतर हो तो ऐसे प्रवाह को पटलित यानी लेमिनर फ्लो या स्तरीय प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध अथवा प्रक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो
यदि द्रव के प्रवाह में किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के कारण भिन्न भिन्न वेगों से भिन्न भिन्न मार्गों से होकर गुजरे, तब द्रव का यह प्रभाव विक्षुब्ध प्रभाव कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों सांतत्य समीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई ओसंपीडीय अथवा ओशियान द्रव किसी समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नलिका में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो, तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा द्रव के वेग v का गुणनफल नियत रहता है, यानी a गुना v बराबर नियतांक होता है। नेक्स्ट देखते हैं बर्नौली के सिद्धांत को देखते हैं दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई ओसंपीडीय अथवा ओशियान तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन अथवा द्रव्यमान की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। बर्नौली सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग निम्न हैं। वेंचुरी मीटर, कनित्र यानी एटोमीटर की फुहार का निकलना, मैग्नेस प्रवाह अर्थात क्रिकेट गेंद का स्विंग होना, ये सारा किसके नियम पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर है। रक्त प्रभाव अथवा हार्ट अटैक की घटना बर्नौली के पर आधारित है। हवाई जहाज का ऊपर उठना, ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सिद्धांतों को याद रखना है कि बर्नौली के सिद्धांत से संबंधित क्या क्या है। तो वेंचुरी मीटर हो गया, कनित्र की फुहार का निकलना, मैग्नेस प्रवाह अर्थात क्रिकेट गेंद का स्विंग होना, रक्त प्रवाह अथवा हार्ट अटैक की घटना, हवाई जहाज का ऊपर उठना, ये सारा बर्नौली सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं श्यानता। श्यानता क्या होती है दोस्तों? जिस प्रकार एक ठोस पिंड दूसरे ठोस तल पर फिसलता है तो उनके मध्य एक घर्षण बल कार्य करने लगता है, जो पिंड की इस सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसी प्रकार द्रवों के प्रवाह के कारण जब द्रव का एक परत से उसी द्रव के दूसरे परत पर फैलती है, तो द्रव की परतों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है। यह बल परतों की अपेक्षित गति की समाप्त करने का प्रयत्न करता है। इस बल को आंतरिक घर्षण अथवा श्यान बल यानी विस्कोस फोर्स कहते हैं। द्रव का यह गुण श्यानता कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अर्थात द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। इसके अन्य मात्रक किलोग्राम सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। पतले द्रव जैसे पानी, एल्कोहल आदि गाढ़े तरलों जैसे कोलतार, रक्त, ग्लिसरीन आदि की अपेक्षा कम श्यान होते हैं, यानी जो जितना गाढ़ा होगा वो ज़्यादा जो है श्यान होगा। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि द्रवों की जो श्यानता है वो ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ेगी, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटेगी। आगे देखते हैं स्टोक्स का नियम। वैज्ञानिक सर जॉर्ज स्टोक ने बताया कि श्यानता गुणांक वाले द्रव में गिरती हुई त्रिज्या यानी आर की छोटी गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है: तरल द्रव के श्यान गुणांक पर, गोली के वेग पर और गोली की त्रिज्या पर। यह श्यान बल निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। F बराबर 6 पाई न्यू आर यू के सिद्धांत पर दर्शाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सीमांत वेग। एक सूक्ष्म गोलाकार पिंड किसी द्रव से में नीचे की ओर गिरता है तो गुरुत्वीय बल के कारण इसका वेग बढ़ता जाता है तथा पिंड के विपरीत कार्य करने वाले श्यान बल भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति के बाद श्यान बल गुरुत्वीय बल को संतुलित कर देता है और पिंड एक नियत वेग से नीचे गिरता है। पिंड का यह नियत वेग सीमांत वेग कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सीमांत वेग क्या है? तो जब एक सूक्ष्म गोलाकार पिंड किसी द्रव में नीचे की ओर गिरता है तो गुरुत्वीय बल के कारण इसका वेग बढ़ जाता है तथा पिंड के विपरीत कार्य करने वाले श्यान बल भी बढ़ता है। एक स्थिति के बाद श्यान बल गुरुत्वीय बल को संतुलित कर लेता है और पिंड एक नियत वेग से नीचे गिरता है। पिंड का नियत वेग से गिरना ही क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। वर्षा की बूंदें वायुमंडल में एक नियत वेग धारण करने के बाद उसे वेग से नीचे आती है।
दूसरा देखते हैं अंतराण्विक बल। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें अणु कहते हैं। ये छोटे अणु मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्यरत बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। सामान्यतः यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। अंतराण्विक बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वसंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वसंजक बल। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जल के अणुओं के मध्य कार्यरत बल ससंजक बलों के कारण ही किसी द्रव्य की बूंदें संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ससंजक बल क्या होता है? जब एक ही पदार्थ के विभिन्न अणु के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जबकि इसके विपरीत इसी कारण जल में भीगी दो कांचों की चपटी प्लेटों को अलग अलग करने में जल के अणुओं के बीच ससंजक बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है तथा ठोस पदार्थ की निश्चित आकृति उसके अणुओं के बीच उपस्थित बलों के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं शीत वेल्डिंग यानी कोल्ड वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को मशीन द्वारा इतने दबाया जाता है जिससे वे आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाते हैं। ऐसा अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण ही होता है। यानी शीत वेल्डिंग किसका उदाहरण है? तो ससंजक बल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं असंजक बल यानी एडेसिव फोर्स। दो भिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। यानी इसमें दो भिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और उनके बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज व स्याही के अणुओं के मध्य कार्यरत बल कांच की प्लेटों पर जल डालने पर कांच की प्लेटें गीली हो जाती है क्योंकि जल के अणु कांच के अणुओं से असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं। ब्लैक बोर्ड में चौक के कणों के बीच असंजक बल के कारण लिखना संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ तनाव। प्रत्येक द्रव की प्रवृत्ति सिकुड़कर अपना मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम करने की होती है, इसलिए इसका व्यवहार एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह होता है। अतः किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी सरफेस टेंशन कहते हैं। माना कि किसी द्रव के पृष्ठ में एक काल्पनिक रेखा किसी भी दिशा में खींची गई है और इस रेखा में एक ओर का पृष्ठ दूसरी ओर वाले पृष्ठ पर खिंचाव बल लगाता है। यह बल रेखा के लंबरूप तथा पृष्ठ के तल में स्थित होता है। रेखा की एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल का परिमाण ही द्रव का पृष्ठ तनाव का माप कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि काल्पनिक रेखा की लंबाई L हो तथा इसके किसी भी कार्य करने के वाला संपूर्ण बल F हो तो पृष्ठ तनाव बराबर T बराबर F/L होता है, जहां F संपूर्ण बल है जबकि L जो है रेखा की लंबाई होती है। पृष्ठ तनाव द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत कार्यरत बल होता है। इसे T से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव की निर्भरता अशुद्धियों पर। यदि अशुद्धि द्रव में पूर्णतः घुलनशील हो तो इसे द्रव में मिलाने पर इसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए द्रव में कम मात्रा में आयनिक लवणों को मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है। यदि अशुद्धि द्रव में आंशिक घुलनशील हो तो इसको द्रव में मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि अशुद्धि के अणुओं तथा द्रव के अणुओं के बीच असंजक बल घटता है तथा ससंजक बल प्रभावी होता जाता है। उदाहरण के लिए जल में डिटर्जेंट को मिलाने पर इसका पृष्ठीय तनाव घट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जल में जब डिटर्जेंट को मिलाया जाता है तो इसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है? घट जाता है। आगे देखते हैं ताप पर। ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव का मान क्या होता है? घटता है। क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। यानी अगर क्रांतिक ताप दिया जाए तो पृष्ठीय तनाव का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। धूल के कण उपस्थित होने पर धूल के कण तथा ग्रीस आदि पदार्थ के द्रव की सतह पर होने से पृष्ठ तनाव घटता है। आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ घटनाएं। पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ घटनाएं निम्नलिखित है। वर्षा की बूंदें
पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती है। शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल में अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। यदि घोल को गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव और कम हो जाने के कारण यह कपड़ों की अच्छी सफाई करता है। पारे की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। गर्म सूप को पृष्ठ तनाव ठंडे सूप की अपेक्षा कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गर्म जो सूप है उसका पृष्ठ तनाव ठंडे सूप की अपेक्षा कम होता है। कम पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर घेरता है, अर्थात अधिक स्वादेंद्रियों तक पहुंचता है, अतः गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्र ऊर्जा। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं पर एक परिणामी बल नीचे की ओर कार्य करता है। द्रव के अंदर उपस्थित अणुओं को जब पृष्ठ पर लाया जाता है तो इसे अंतराण्विक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है तो शीतलन भी होता है, अतः बाहर से कुछ ऊष्मा पृष्ठ से इसे पुनः प्रारंभिक ताप पर ले आती है। इस प्रकार पृष्ठ की कुल ऊर्जा बाहर से भी प्राप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं। पृष्ठ ऊर्जा S बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु कृत कार्य बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं में उपस्थित इस अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा की मात्रा द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। इसका SI मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, स्पर्श कोण। जब द्रव ठोस सतह को स्पर्श करता है तो स्पर्श बिंदु के निकट यह वक्रित हो जाता है। द्रव ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस सतह पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। विभिन्न द्रव ठोस युग्मों के लिए स्पर्श कोण भिन्न होता है। पारे व कांच के लिए स्पर्श कोण 135 डिग्री होता है। साधारण जल व कांच के लिए स्पर्श कोण 8 डिग्री, शुद्ध जल व कांच के लिए स्पर्श कोण 0 डिग्री तथा शुद्ध जल व चांदी के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। स्पर्श कोण का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है दोस्तों, संपर्क में आने वाले द्रवों और ठोसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण बढ़ता है। घुलनशील औषधियाँ जैसे डिटर्जेंट स्पर्श कोण को घटा देती है। आंशिक रूप से घुलनशील औषधियाँ स्पर्श कोण को बढ़ा देती है। कपड़े पर मोम, ग्रीस आदि लगा होने पर जल में के लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण हो जाता है। स्पर्श कोण का मान द्रव तथा ठोस के स्पर्श बिंदु पर ठोस के झुकाव कोण पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, केशिकात्व। केशिकात्व क्या होता है दोस्तों? तो दोनों सिरों पर खुली तथा अत्यंत सूक्ष्म त्रिज्या के नलिका को केश नली कहते हैं। जब किसी केश नली को द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाया जाता है तब यदि द्रव ठोस के तल को भिगोता है, अर्थात जिनके लिए स्पर्श कोण का मान न्यूनतम कोण हो, तो केश नली में द्रव तल कुछ ऊपर उठ जाता है। यदि द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोता है, अर्थात जिनके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक होता है, तो केश नली के द्रव तल जल कुछ नीचे गिर जाता है। इसे ही केशिकात्व का सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जल जो है ऊपर चढ़ रहा है, जबकि इसमें जो पारा की स्थिति में नीचे आ रहा है। केश नली में द्रव तल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही केशिकात्व कहते हैं, यानी कैपिलियरिटी कहते हैं। तो केश नली में द्रव जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया ही केशिकात्व कहलाती है। केशिकात्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। दैनिक जीवन में हम केशिकात्व के निम्न उदाहरण देखते हैं। स्याही सोखते हैं, जब गीली स्याही रखते हैं, स्याही सोखते को जब गीली स्याही पर रखते हैं तो स्याही इसके महीन छेदों में चढ़ जाती है, इसलिए हम स्याही सोखते पर लिख नहीं सकते हैं। लिखने की नींव को नोक बीच में चिरी होती है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। जब इस स्याही में डुबोते हैं
तो कुछ स्याही केस नली में चढ़ जाती है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि रिफिल पेन की नोक पर स्याही गुरुत्व बल के कारण आती है, अतः रिफिल पेन से लिखना पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रिफिल पेन से लिखना पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है, यह गुरुत्व बल के कारण आती है। किसान वर्षा होने पर खेत को जोत देता है जिससे मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाए तथा नीचे नमी बनी रहे। यदि जुताई ना की जाए तो जल मिट्टी की केस नली द्वारा ऊपर तक आ जाएगा और वाष्प बनकर उड़ जाएगा। खेतों में जब जल दिया जाता है तब जल पौधों व पेड़ों के तनु में ओसन केस नली में चढ़कर पौधों व पेड़ों की टहनियों तक पहुंचता है। लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम मोमबत्ती के धागों के बीच में बनी केस नली के द्वारा ही ऊपर चढ़कर जलता है। यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा डाल दिया जाए तो जब जल तौलियों के धागों के बीच बनी ओसा के केस नलियों में चढ़ने लगता है, इसलिए धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है क्योंकि जल कॉफी की महीन कणिकाओं को केशिकत्व की क्रिया से तुरंत भिगो देता है। कांच की भीगी प्लेटों को सूती कपड़ों से पोंछ सकते हैं क्योंकि जल सूती कपड़ों में धागे के बीच बनी केस नली में चढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों।